मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने एल्किल हैलाइड के भौतिक गुण देखे थे और हमने बताया आपको कि इसके प्राथमिक जो सदस्य होते हैं, प्रथम दो सदस्य जो होते हैं कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 वाले, मैथिल क्लोराइड, मैथिल ब्रोमाइड, मैथिल क्लोराइड, ये होते हैं गैसियस प्रवृत्ति के। और इसके बाद C18 तक के जो एल्किल हैलाइड्स होते हैं वो होते हैं द्रव अवस्था में, और इसके बाद के होते हैं C18 से ऊपर वाले वो ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। फिर हमने बताया आपको कि एल्किल हैलाइडों के जो क्वथनांक होते हैं वो एल्केनों से अधिक होते हैं। कारण क्या होता है कि इनके अंदर एक तो पाया जाता है द्विध्रुव आकर्षण बल और दूसरा इनमें पाया जाएगा वान डर वाल्स आकर्षण बल। तो इन दोनों बलों के मान एल्केनों से इनमें अधिक होते हैं। इस वजह से इनके जो क्वथनांक होंगे वो संगत एल्केनों से अधिक होते हैं। फिर हमने बताया आपको कि क्वथनांक का मान पृष्ठीय क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। जितना ज्यादा पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा उतना ज्यादा क्वथनांक होगा एल्किल हैलाइड का। देखिए, जब शाखाएं बढ़ती हैं एल्किल हैलाइडों में तो शाखा बढ़ने पर पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या आती है? कमी आती है, जिससे क्वथनांक में भी क्या आएगी? कमी आएगी। यदि हम देखें प्राथमिक एल्किल हैलाइड, द्वितीयक एल्किल हैलाइड और तृतीयक एल्किल हैलाइड में, तो देखो प्राथमिक एल्किल हैलाइड के अंदर सरफेस एरिया बहुत ज्यादा होता है। हमने एग्जांपल लिया ब्यूटिल क्लोराइड का, तो प्राथमिक एल्किल हैलाइड है एन ब्यूटिल क्लोराइड, उसके अंदर सरफेस एरिया बहुत ज्यादा था क्योंकि उसके अंदर कोई शाखा नहीं थी। उससे कम क्वथनांक था द्वितीयक ब्यूटिल क्लोराइड का क्योंकि उसके अंदर शाखा डेवलप हो गई थी, और तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड का क्वथनांक सबसे कम था क्योंकि उसके अंदर और भी ज्यादा शाखाएं उत्पन्न हो गई थी। तो जितनी ज्यादा शाखाएं होंगी उतना कम पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा और उतना ही कम क्या होगा? एल्किल हैलाइड का क्वथनांक होगा। इसी वजह से इनके क्वथनांक का क्रम क्या होता है? 1 डिग्री का सबसे अधिक, फिर उससे कम 2 डिग्री का और फिर सबसे कम 3 डिग्री का। इसके बाद मैंने बताया आपको कि अणुभार बढ़ने पर भी एल्किल हैलाइडों के क्वथनांक में वृद्धि होती है। यदि हम जाएं CH3Cl से CH3Br CH3I की ओर तो लगातार अणुभार बढ़ेगा तो क्वथनांक में भी क्या होगी? वृद्धि होगी। तो CH3I का क्वथनांक सबसे अधिक होता है और CH3Cl का इनमें सबसे कम होता है। फिर हम आगे थे नेक्स्ट पॉइंट पर कि इनकी जल में विलयता। तो ये जल में अविलय होते हैं, अल्प विलय होते हैं क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करते। लास्ट में हमने जो टॉपिक शुरू किया था वो था कार्बन हैलोजन बंध की ध्रुवता। हमारा टॉपिक था कार्बन हैलोजन बंध की ध्रुवता, पोलरिटी ऑफ कार्बन हैलोजन बंध। मैंने आपको बताया था कि हैलोजन की विद्युतता कार्बन से बहुत अधिक होती है। कार्बन की होती है लगभग 2.50, हैलोजन के अंदर क्लोरीन की होती है 4 के लगभग 4.0, क्लोरीन की होती है लगभग 3 के लगभग, ऐसे ही ब्रोमीन की होती है 2.88, आयोडीन की होती है लगभग 2.55। तो इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है हैलोजन्स की वो कार्बन से मोर होती है। इस वजह से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन युग्म है इस बंध के, ये हैलोजन परमाणु की ओर विस्थापित होंगे, जिससे क्या होगा? कार्बन पे आएगा आंशिक धनावेश और हैलोजन पे आएगा आंशिक ऋणावेश। इससे क्या हो जाएगी? बंध में ध्रुवता उत्पन्न हो जाएगी और ये ध्रुवीय यौगिक कहलाएंगे, ध्रुवीय बंध कहलाएगा और इनमें क्या होगा? द्विध्रुव आगमन होगा। तो लिखिए एल्किल हैलाइडों में कार्बन हैलोजन बंध
कार्बन हैलोजन बंध ध्रुवीय प्रकृति के होते हैं, ध्रुवीय प्रकृति के होते हैं। हैलोजनों की विद्युत घनता, हैलोजनों की विद्युत घनता कार्बन से अधिक होती है, कार्बन से अधिक होती है, जिससे कार्बन हैलोजन बंध के इलेक्ट्रॉन युग्म को, जिससे कार्बन हैलोजन बंध के इलेक्ट्रॉन युग्म को हैलोजन परमाणु अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, जिससे कार्बन परमाणु पर आंशिक धनावेश, जिससे कार्बन परमाणु पर आंशिक धनावेश और हैलोजन परमाणु पर ऋणावेश आ जाता है, और हैलोजन परमाणु पर ऋणावेश आ जाता है। इस कारण कार्बन हैलोजन बंध में ध्रुवता आ जाती है। इस कारण कार्बन हैलोजन बंध में क्या आ जाएगी? ध्रुवता आ जाएगी। ये लिख लीजिए आप, ये डायग्राम बना लीजिए, ये विद्युत घनता लिख लीजिए आप। अब देखो जैसे जैसे विद्युत घनता बढ़ेगी तो उसके साथ साथ ध्रुवता में क्या हो जाएगी? वृद्धि होती जाएगी। और जो बंध में ध्रुवता है, बंध में कितनी ध्रुवता है, इसको हम द्विध्रुव आघूर्ण, इससे द्विध्रुव आघूर्ण म्यू से व्यक्त करते हैं। कैसे व्यक्त करते हैं? द्विध्रुव आघूर्ण म्यू से व्यक्त करेंगे। किसी भी बंध में ध्रुवता होगी तो हम उसको द्विध्रुव आघूर्ण म्यू से व्यक्त करेंगे। तो देखिए एल्किन हैलाइडों में हैलोजन परमाणु की, यानी कि X परमाणु, हैलोजन परमाणु की विद्युत ऋणता बढ़ने के साथ साथ, हैलोजन परमाणु की विद्युत ऋणता बढ़ने के साथ साथ बंध में ध्रुवता बढ़ती है, बंध में ध्रुवता बढ़ती है, जिसे हम द्विध्रुव आघूर्ण म्यू द्वारा, जिसे हम द्विध्रुव आघूर्ण म्यू के द्वारा व्यक्त करते हैं। तो किससे व्यक्त करेंगे? इसे द्विध्रुव आघूर्ण म्यू से व्यक्त करेंगे। देखो अगर हम देखें विभिन्न यौगिकों में द्विध्रुव आघूर्ण का मान, तो विद्युत ऋणता का मान बढ़ता जाएगा, द्विध्रुव आघूर्ण के मान में क्या हो जाएगी? वृद्धि होती जाएगी। देखो CH3Cl, CH3Br और CH3I। तो I से अधिक विद्युत किसकी होती है? Br की, और Br से अधिक किसकी होती है? Cl। तो सबसे अधिक द्विध्रुव आघूर्ण किसका होगा? CH3Cl का। ये होगा लगभग 1.86 dBr। इसका होगा म्यू का वैल्यू 1.86
7 8 डिबोई। डिबोई क्या होता है? द्विध्रुव आगमन का मात्रक होता है। डिबोई में व्यक्त करते हैं द्विध्रुव आगमन को, और इसका होता है लगभग 1.64 डिबोई। तो लगातार विद्युत भिन्नता का मान घट रहा है, तो द्विध्रुव आगमन के मान में भी क्या आ रही है? कमी आ रही है। देखो CCl4 जो होता है, इस तरह की संरचना होती है, और उसमें क्या होता है? परिणामी द्विध्रुव आगमन का मान 0 होता है। कारण क्या है? क्योंकि चारों Cl अलग अलग दिशाओं में है, इसलिए वो एक दूसरे के ध्रुवता को खत्म कर देते हैं। इससे द्विध्रुव की वैल्यू क्या आती है? 0 आ जाती है। तो CCl4 कैसा अणु है? अध्रुवीय अणु। और देखिए ये कैसा अणु है? अध्रुवीय। तो CCl4 कैसा अणु है? अध्रुवीय। जबकि CHCl3 कैसा अणु है? ध्रुवीय। क्योंकि इनमें क्या होता है, एक दूसरे को संतुलित नहीं कर पाते। ये इलेक्ट्रॉन ध्रुवता H की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से कम है, तो ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे कार्बन की ओर, और ये Cl की ओर जाएंगे। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? इनकी दिशा तो अलग अलग है, लेकिन H की दिशा कार्बन की ओर, तो इस वजह से कुछ ना कुछ का द्विध्रुव आगमन का मान होगा, यानी कि इसका म्यू 0 नहीं होगा, नॉट इक्वल टू 0 इसका क्लोरोफॉर्म का। तो लिखिए CCl4 अध्रुवीय यौगिक है। ये क्या है? कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4। जबकि CHCl3 कैसा है? ध्रुवीय यौगिक है। जबकि CHCl3 ध्रुवीय प्रकृति का है। देखो CCl4 में चारों CCl1 एक दूसरे के ध्रुवीय प्रभाव को प्रतिसंतुलित कर देते हैं। अतः CCl4 अध्रुवीय प्रकृति का होता है। कैसा होगा ये? अध्रुवीय प्रकृति। देखो नेक्स्ट लाइन से CHCl3 में एक CH बंद होता है। देखो ये CH बंद होता है, CHCl3 में एक CH बंद होता है, जो कि CCl बंद के, यानी कि इस बंद के, जो कि CCl बंद के द्विध्रुव आगमन को प्रतिसंतुलित नहीं कर पाता। CCl बंद के द्विध्रुव आगमन को प्रतिसंतुलित नहीं कर पाता। अतः ध्रुवीय प्रकृति का होता है। कैसा होता है? ध्रुवीय प्रकृति का। तो मैं बता रहा हूं आपको, ये तो है CCl4। क्या है इसका फॉर्मूला? क्या होता है? CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। और ये क्या है? CHCl3। क्या बोलते हैं इसे? क्लोरोफॉर्म।
इसको बोलते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसको बोलेंगे CH3 क्लोरोफॉर्म। तो ये तो होता है ध्रुवीय और ये होता है अध्रुवीय। कारण क्या था मैंने आपको बता दिया, समझा दिया। कोई भी ध्रुवीय अणु होगा तो वो द्विध्रुव आघूर्ण दर्शाएगा। अब देखिए बंध की नेचर देख ली हमने, सीसीएल बंध की नेचर देख ली। अब हम देखेंगे इसके बाद इनकी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। देखिए हमने देखा कि ये बंध ध्रुवीय है। कैसा है? ध्रुवीय। कारण क्या था कि हैलोजन की रुद्धता कार्बन से अधिक थी, जिससे क्या होगा जो CH बंध के इलेक्ट्रॉन युग्म है वो हैलोजन बंध की ओर विस्थापित हो जाएंगे, जिससे हैलोजन परमाणु पे आ जाएगा आंशिक ऋणावेश और कार्बन पे आ जाएगा आंशिक धनावेश। अब देखिए ये तो क्या है हमारा अभिकारक। क्या है? अभिकारक। और इसमें कार्बन पे क्या आ रहा है? आंशिक धनावेश। तो ये क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन स्नेही होगा। इस पे अटैक कौन करेगा? ये नाभिक स्नेही। अटैक कौन करेगा? नाभिक स्नेही, क्योंकि ये धनावेशित है, इस पर इलेक्ट्रॉन की न्यूनता है। ठीक है, तो इस अभिकारक पर ये हमारा नाभिक स्नेही जब जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा? ये जुड़ा इस पर, यहां से जुड़ते ही ये हैलोजन आयन बाहर हो जाएंगे और हमें क्या मिल जाएगा? इस एल्किल समूह में नाभिक स्नेही में जो योग हो जाएगा और ये हैलाइड आयन बाहर निकल जाएगा। तो ये तो बन गया उत्पाद एल्किल समूह और नाभिक स्नेही में, और X माइनस बाहर निकल गया, यानी कि हैलाइड बाहर निकल गया। ठीक है, तो लिखिए एल्किल हैलाइड में CH बंध की ध्रुवीय प्रकृति के कारण इनमें हैलोजन परमाणु को सुगमता से किसी नाभिक स्नेही द्वारा हैलाइड आयन के रूप में विस्थापित कर दिया जाता है,
विस्थापित कर दिया जाता है। इस प्रकार एल्किल हैलाइड नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया देते ठीक है। तो ये बंध ध्रुवीय प्रकृति का होता है। कार्बन पे धनावेश होता है। कार्बन पे जब इलेक्ट्रॉन ढूंढता होगी तो वो एक इलेक्ट्रॉन स्नेही की तरह बात व्यवहार करेगा, और किसी इलेक्ट्रॉन स्नेही विकल्प पे कौन हमला करता है? कोई भी नाभिक स्नेही विकल्प हमला करता है और उसका योग हो जाएगा, और ये हैलाइड आयन जिसे हम बोलते हैं अवशिष्ट समूह को बाहर निकल जाएगा। देखो, यह अभिक्रिया एक नाभिक स्नेही द्वारा प्रारंभ होती है। यह अभिक्रिया एक नाभिक स्नेही द्वारा प्रारंभ होती है, अतः इसे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है। अब देखिए, ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया किस क्रियाविधि से संपन्न होगी, ये डिपेंड करता है हैलाइड की संरचना पर। ठीक है, इस पर हैलाइड की संरचना पर कैसी संरचना है? प्राथमिक है, द्वितीयक है, तृतीयक है। नाभिक स्नेही विकर्मक की प्रकृति पर, इस पर नाभिक स्नेही अभिकर्मक की प्रकृति पर और विलायक की प्रकृति पर, इस पर विलायक की प्रकृति पर। ठीक है। तो लिखिए, एल्किल हैलाइडों में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया किस क्रियाविधि से संपन्न होगी? यह है हैलाइडों की संरचना। नाभिक स्नेही विकर्मक की प्रकृति, विलायक की प्रकृति आदि कारकों पर निर्भर करती है। ठीक है। अब देखिए,
इनकी क्रियाविधि के आधार पर इन्हें हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक तो SN1 और एक SN2। तो लिखिए, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं को नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं को उनकी क्रियाविधि के आधार पर दो वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, दो भागों में बांटते हैं। कौन कौन सी? SN1 और SN2। SN1 और SN2 अभिक्रिया। ठीक है, तो सबसे पहले लिखते हैं SN1 अभिक्रिया। इसका नाम है एकानुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। एकानुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, देखिए मैंने बताया था आपको, जब मैंने आपको अभिक्रियाओं के विभिन्न प्रकार बताए थे कि प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं 3 प्रकार की होती हैं, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन और मुक्त मूलक प्रतिस्थापन। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं भी 2 प्रकार की होती हैं, SN1 और SN2। देखिए SN1 अभिक्रिया जो होती है इसमें ये मुख्य लक्षण पाए जाते हैं। एक तो ये जो अभिक्रिया है यह 2 पदों में होती है। कितने पदों में होगी? 2 पदों में। इसमें मध्यवर्ती क्या बनेगा? मध्यवर्ती बनता है इसमें कार्बोकैटायन या कार्ब धनायन। ये क्या बनेगा? इसमें मध्यवर्ती बनेगा, 2 पदों में होगी। मध्यवर्ती क्या बनेगा? कार्बोकैटायन बनेगा। ठीक है, और अभिक्रिया की कोटि क्या होगी? अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया का वेग जो है, अभिक्रिया की जो कोटि होगी वो होगी 1। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? एकानुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, अब देखिए जब मध्यवर्ती कार्बोकैटायन बनेगा तो कार्बोकैटायन की स्थायित्व का क्रम क्या होता है? 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। ये क्या है? कार्बोकैटायनों के स्थायित्व का क्रम है। तो यदि हम 3 डिग्री एल्किल हैलाइड लेंगे तो उनसे क्या बनेंगे मध्यवर्ती? 3 डिग्री कार्बोकैटायन, जो कि क्या होते हैं? सबसे ज्यादा स्थायी होते हैं। इसलिए उनकी क्रियाशीलता सबसे ज्यादा होगी किसके प्रति? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन के प्रति। उससे कम 2 डिग्री कार्बोकैटायन की, सबसे कम 1 डिग्री कार्बोकैटायन की, जो किससे बनेंगे? 1 डिग्री प्राथमिक हैलाइड से। तो प्राथमिक एल्किल हैलाइड सबसे कम क्रियाशील होंगे SN1 अभिक्रिया के प्रति, क्योंकि इनके विखंडन से प्राथमिक कार्बोकैटायन बनेंगे जो कि सबसे कम स्थायी होता है। उससे अधिक स्थायी होते हैं 2 डिग्री कार्बोकैटायन, तो प्राथमिक एल्किल हैलाइड से ज्यादा क्रियाशील होंगे द्वितीयक एल्किल हैलाइड। और सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन से होंगे? तृतीयक एल्किल हैलाइड, क्योंकि उनके विखंडन से क्या बनेंगे? 3 डिग्री कार्बोकैटायन। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि एल्किल हैलाइडों की जो क्रियाशीलता रहेगी वो क्या रहेगी? 3 डिग्री, 2 डिग्री
1 डिग्री इसके प्रति SN1 अभिक्रिया के कर। ठीक है, तो देखिए यदि हम तृतीय ब्यूटिल क्लोराइड का एग्जाम्पल लें, ये क्या है, तृतीय ब्यूटिल क्लोराइड, ये क्या है, तृतीय ब्यूटिल क्लोराइड। यदि हमने इसका क्षार की उपस्थिति में जल अपघटन कराया NaOH की उपस्थिति में, जब ये NaOH से हम इसकी रिश्ते कराएंगे तो ये नाभिक स्नेही की तरह व्यवहार करेगा NaOH माइनस, और इसका विस्थापन हो जाएगा Cl से, यानी कि उत्पाद क्या बन जाएगा, तृतीय ब्यूटिल अल्कोहल, और यहाँ से Cl माइनस बाहर निकल जाएगा। तो देखिए तृतीय ब्यूटिल क्लोराइड की जलीय NaOH के साथ जल अपघटन, जलीय NaOH के साथ जल अपघटन एक SN1 प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है, एक SN1 प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। ठीक है, तो ये रिएक्शन नोट करिए आप, इससे बन के जाएगा तृतीय ब्यूटिल अल्कोहल। ये क्या है, Cl माइनस अवशिष्ट समूह। इसमें लिखिए प्रायोगिक परीक्षणों से स्पष्ट है कि अभिक्रिया का वेग केवल तृतीय ब्यूटिल क्लोराइड की सांद्रता पर निर्भर करता है, अतः यह विक्रिया प्रथम कोटि की है, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। आज की क्लास में हमने नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के बारे में जानकारी प्राप्त करी। शुरू में कार्बन हाइड्रोजन बंध की ध्रुवीय प्रकृति के बारे में जानकारी प्राप्त करी, और अगली क्लास में हम SN1 अभिक्रिया की क्रियाविधि देखेंगे, किस तरीके से दो परमाणु संपन्न होती है और कौन कौन से कारक हैं जो कि SN1 अभिक्रिया की गति को प्रभावित करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।